गुड इवनिंग। जय हिंद सभी को। आवाज आ रही? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जी सर, आ रही है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए, आज 1 अप्रैल है जिसमें हम लोग ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, जिसके माध्यम से हम लोग एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग का सब्जेक्ट है एजुकेशन, जिसमें हम लोग रिसर्च पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? यूनिट 6। क्या पढ़े? यूनिट 6 में रिसर्च पढ़ रहे हैं। ठीक, रिसर्च पढ़ रहे हैं। रिसर्च में हम लोगों ने इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें काफी कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च में कौन कौन से आते हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पर पूरा फुल्ली डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिजाइन इन रिसर्च एजुकेशन। क्या पढ़ेंगे? डिजाइन इन रिसर्च एजुकेशन। डिजाइन इन रिसर्च एजुकेशन। रिसर्च एजुकेशन की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, क्या क्या बात करेंगे? शैक्षिक शोध में अभिकल्प। क्या बोलेंगे? शैक्षिक शोध में अभिकल्प। शैक्षिक शोध में अभिकल्प। ठीक है, शैक्षिक शोध में अभिकल्प की बात हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अभी क्या देखते हैं। ठीक है, शैक्षिक शोध के बारे में हम लोग पढ़े। शैक्षिक शोध में अभिकल्प क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका एक ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग ही हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो इससे ग्राफ को बहुत ही ध्यान से बनाना है आप। ठीक है, सबसे पहले आपको जो सिलेबस में दिया है इसके टाइप्स दिए, कितने प्रकार दिए हैं आपको शैक्षिक शोध के। देख लीजिए कितने टाइप्स दिए हैं, बताओ जरा सब लोग। इसके टाइप्स की अगर हम बात करें, कितने टाइप्स दिए हैं? वर्णात्मक, प्रयोगात्मक और ऐतिहासिक 3 दिया है अपने सिलेबस अच्छा, में। 3 आपके दिए हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव होता है आपका। ठीक है, क्या होता है डिस्क्रिप्टिव? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है आपका। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन है आपका। सभी के साथ रिसर्च डिजाइन लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन है आपका। फिर दूसरा आपका कौन सा है? दूसरा आता है आपका एक्सपेरिमेंटल। क्या आता है? एक्सपेरिमेंटल और हिस्टोरिकल। एक्सपेरिमेंटल आता है। और तीसरा जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? हिस्टोरिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल। सर क्या लिखा है हिंदी में इसका? डिजाइनिंग रिसर्च। शैक्षिक शोध में अभिकल्प। ठीक है, शैक्षिक शोध में अभिकल्प। अब देखिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्णनात्मक बोलते हैं। वर्णनात्मक शोध विकल्प होगा। इसको क्या बोलेंगे? प्रयोगात्मक शोध विकल्प। प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प हो जाएगा। और हिस्टोरिकल को ऐतिहासिक शोध विकल्प हो जाएगा। ऐतिहासिक शोध अभिकल्प हो जाएगा आपका। तो ये 3 है, आपको आपके सामने 3 है। इन तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करना। तो सबसे पहले इसके क्लासिफिकेशन, इसके सब चीजों के बारे में हम लोग जान लेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे ना। सबसे पहले तो हम लोगों को आज की डेट में क्या करना है, ग्राफ इसका इसके स्ट्रक्चर को बना लेना हम लोगों को, कि इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आएंगी। अगर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की अगर हम बात करें, कहेंगे descriptive research describe what is sometimes now as non experimental research।
कहता है कि वर्णनात्मक अनुसंधान वर्णन करता है जिसे कभी कभी गैर प्रयोगात्मक अनुसंधान के रूप में हम जानते हैं। तो इसको बोलते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्या बोलते हैं? नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नॉन एक्सपेरिमेंटल, ठीक, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इसको बोलते हैं। याद रखिएगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैर प्रयोगात्मक, गैर प्रयोगात्मक शोध ये होता है आपका, ठीक है। इसको बोलते हैं गैर प्रयोगात्मक अनुसंधान या शोध बोलते हैं। ये क्या करता है? ये कहता है कि इट डील्स विथ द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन प्रिंसिपल्स और थ्योरीज दैट हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी। ठीक, ये कहता है कि यह उन सामान्यीकरणों, सिद्धांतों या सिद्धांतों के विकास के बीच जो है संबंधों को बताने की बात करता है जो सार्वभौमिक रूप से वैध होते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। कुल मिला के ये क्या बताता है हम लोगों को? बताओ, हम लोग को क्या बताने का प्रयास करा? रिलेशनशिप वेरिएबल, रिलेशनशिप बता रहा है किसके? वेरिएबल में। ठीक, रिलेशनशिप किसमें बता रहा है? वेरिएबल में रिलेशनशिप बता रहा है, पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट क्या बताया? दूसरे पॉइंट में इसमें कहता है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की जब कभी हम बात करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कहता है कि इन्वेस्टिगेट फेनोमेना in their natural setting and involve measurement, classification, analysis, कंपैरिजन एंड इंटरेक्शन। ठीक है, ये कहता है कि वर्णनात्मक अनुसंधान जो होता है घटनाओं की उनकी प्राकृतिक परिवेश में जांच करता है। कैसे जांच करता है? नेचुरल फिनोमेना, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करता है तो नेचुरल परिवेश में करता है ना, क्या कहते हैं? नेचुरल इन्वायरमेंट में वो करता है, जिसमें कहता है कि इसमें जो वर्गीकरण किया गया, कह रहा है कि इसका जो मापन कर रहे हैं वर्गीकरण, विश्लेषण, तुलना और व्याख्या मिलकर होती है। मतलब इसमें क्या क्या करते हैं हम लोग? मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट के साथ साथ और क्या? क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन के साथ साथ और क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के साथ साथ और क्या करते हैं? इसमें कंपैरिजन करते हैं, इनमें ठीक, कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन के बाद फिर इसमें क्या करते हैं? फिर करते हैं इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसमें क्या करते हैं? इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन करने के बाद इसमें और क्या करते हैं? इंटरप्रिटेशन करने मतलब कुल मिला के इसमें हम लोग क्या करते हैं? मापन करते हैं, हम लोग मापन करते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण करते हैं, वर्गीकरण के बाद इसमें विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण कंपैरिजन में तुलना करते हैं, तुलना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? इसमें इसकी व्याख्या कर देते हैं ना। इंटरप्रिटेशन में होती है व्याख्या करना, इसके बाद हम इसकी व्याख्या कर देते हैं, व्याख्या कर देते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है? सबसे पहले मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट के बाद क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन के बाद एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के बाद कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन के बाद हम लोग क्या करते हैं? इसके बाद बताओ, कंपैरिजन इंटरप्रिटेशन करते हैं, मतलब सबसे पहले मापन करते हैं, फिर वर्गीकरण करते हैं, फिर विश्लेषण करते हैं, इसके बाद तुलना, फिर इसके बाद व्याख्या करते हैं। इतनी चीजें यहाँ पर करने के लिए बोलता है। क्लियर है ये पॉइंट? बताओ जी सर। सभी को क्लियर है ना ये पॉइंट? बताओ यहाँ तक।
जी सर, दिख रहा, मुझे बोर्ड नहीं दिख रहा है, शायद हो सकता है नेटवर्क की वजह से होगा, बस सुनाई दे रहा है। और लोग के साथ भी ऐसा है क्या कि बोर्ड हेलो। नहीं शो हो रहा है? नहीं सर, मेरे इधर नहीं सर, सही है। होगा। हमारे इधर ही नेटवर्क का प्रॉब्लम, आवाज आ रही है आपकी, लेकिन अच्छा अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा है। चलो चलो, कोई नहीं कोई नहीं, आवाज ही पर्याप्त हो जाएगी। चलिए, इतनी चीज हो गई। फिर इसके बाद आता है कि इसमें इंटर रिलेशनशिप स्टडीज के बारे में हम देखते हैं। इसका अगर हम चार्ट बनाना चाहें, इसका चार्ट कैसा बनेगा, तो क्लासिफिकेशन देखिए, सबसे पहले इसकी इसी के बारे में करेंगे। इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पर हम लोग करेंगे, क्लासिफिकेशन। ठीक, क्लासिफिकेशन जब करेंगे तो क्लासिफिकेशन में इनके तीन चीजें आती हैं आपकी। कौन कौन सी आती है, जान लीजिए। सबसे पहले इसमें आता है सर्वे, आता है। क्या आता है? सर्वे आता है। ठीक, दूसरा क्या आता है? दूसरे का नाम आप जानते हैं, दूसरे का नाम आता है इंटर रिलेशनशिप स्टडीज। क्या आता है? इंटर क्या आता है? इंटर रिलेशनशिप ना, इंटर रिलेशनशिप। इंटर रिलेशनशिप स्टडीज आता है। ठीक, स्टडीज आता है। जो तीसरा पॉइंट होता है, तीसरे को हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। ठीक, डेवलपमेंट। ये तीन आते हैं, इनके तीन टाइप हम लोग पढ़ते हैं। इसी को जेनिटल स्टेज भी बोलते हैं, इसी को अथवा करके आप लिख लो, और ठीक है, जेनिटल स्टेज। ठीक, इसी को हम जेनिटल स्टेज बोलते हैं, जेनेटिक स्टेज बोलते सर हैं। काफी छोटा हो जा रहा है, जेनेटिक थोड़ा सा स्टडीज, बड़ा रुकिए लिखें। रुकिए कर रहे हैं। ठीक, जेनेटिक स्टडीज होता है आपका। क्लियर है? पॉइंट बताओ। छोटा हो जा रहा काफी। आप सही है? बताइए। हेलो, जी सर। आप सही है? पहले से हमें हमें तो बोर्ड ही नहीं दिखाई दे रहा है सर। हाँ, आप लेफ्ट होके फिर से करो, एक बार कनेक्ट करो, तो फिर इसके बाद और बनाते ना ग्राफ। तब से आप कनेक्ट करो एक बार जरा। जी सर। हाँ, आप कनेक्ट करो, तब से वेट कर रहे ना। सर। हाँ, क्लास ज्वाइन कर लो। हेलो। क्लास ज्वाइन कर लो। बिजी हो क्या अभी? अच्छा अच्छा, चलो। तो क्या बजे तक ज्वाइन करोगे क्लास? अच्छा अच्छा, 1 डेढ़ घंटा लग जाएगा। चलो ठीक है, मैं मैसेज करना फिर है? इंतजार हेलो। करें। पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक। सर ने म्यूट किया है। ठीक। वो 5 हाँ बजे क्लास बोलिए, में क्या हुआ था? बोलिए बोलिए। सर जो 5 बजे वाले जो क्लास हो गया, आप वो उसी उसमें उसी उसमें को हम लोगों ने यूट्यूब में टाइप्स अपलोड पढ़ किए लिए, थे। वो वीडियो रिकॉर्ड होके डल भी गए ना, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा आसानी से, वो चीजें हाँ आपको मिल जाएंगी, मैंने डाल दी है ना। उसके लिए आप परेशान ना हो, हाँ हाँ, ठीक क्योंकि है। मेरे से हाँ जितनी सर, जल्दी हो मैंने। सकता है हम उसको वीडियो को अपलोड कर देते हैं। थंबनेल लगा हो, हाँ सर, क्योंकि ये थंबनेल इधर। की दिक्कत हुई, थंबनेल नहीं लगाते तो इसलिए शेयर नहीं करते। लेकिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता होगा। तो
ठीक है, तो उसमें आपको पूरी हाँ। चीजें मिली है। उसके आगे की कहानी हम लोग की चल रही है, जिसमें हम लोग ने डिजाइन इन रिसर्च एजुकेशन के बारे में, शैक्षिक शोध में अभिकल्प के बारे में पढ़ रहे हैं, जो हम लोगों को 3 टाइप्स पढ़ने को मिलता है। नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव, आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन है आपका, दूसरा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है, और तीसरा हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन है। जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन में वर्णनात्मक शोध विकल्प के अंतर्गत हम लोगों ने देखा किसमें रिलेशनशिप देखना पड़ता है, किसमें वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो देखना पड़ता है। उसके लिए सबसे पहले मेजर करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं। हम लोग एनालिसिस करने के बाद कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करने के बाद इंटरप्रिटेशन करते हैं, व्याख्या कर देते हैं। फिर इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, जिसमें आपको 3 क्लासिफिकेशन इसमें बताया गया। पहला सर्वे है, दूसरा आपका क्या है, इंटर रिलेशनशिप स्टडीज है आपका दूसरा, और तीसरा क्या है, डेवलपमेंट और जेनेटिक स्टडीज है। ये 3 हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब इसी के साथ और भी जब डिस्क्राइब करेंगे तो सर्वे के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले, कि सर्वे के बारे में जानते ही हो कि सर्वे में क्या होता है। सर्वे में क्वेश्चनायर होता है, कि सर्वे जब कभी करने जाते हैं, कोई भी करने जाता है सर्वे मेथड, तो सर्वे में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं अपने लिए। क्वेश्चन बनाने के बाद जाते हैं जहां पे करना होता है हमें, वहां से उनसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं, और उनके आंसर के आधार पे अपनी चीजों को हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या प्रयोग करते हैं, क्वेश्चनायर, क्वेश्चनायर का यूज हम करते हैं। ठीक, क्वेश्चनायर का यूज करने के बाद फिर इसके बाद क्या आता है, ठीक, क्वेश्चनायर का यूज करते हैं। लेकिन जो एग्जाम में आता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोग देखना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं उसके बारे में देखते हैं कि सबसे पहले क्या आता है आपका। ठीक, अब इसमें देखते हैं कि ये चीजें तो समझ में आ गई। अब ग्राफ जो बनेगा उस ग्राफ को जरूर बनाइएगा। फिर इसके बाद आता है आपका क्या, इंटर रिलेशनशिप स्टडीज। इंटर रिलेशनशिप स्टडीज में क्या होता है, इसमें कहते हैं कि वेरिएबल के बीच का संबंध क्या है, उसमें कॉज और इफेक्ट को देखने का काम करते हैं। क्या करते हैं, ये क्या होता है, इसको आप क्या लिखोगे बताओ, इसमें लिखेंगे वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल के बीच संबंध, ठीक है, संबंध भी कैसा, कॉज एंड इफेक्ट का, कॉज एंड इफेक्ट का देखेंगे। सर इंटर रिलेशनशिप में, हाँ, इंटर रिलेशनशिप के लिए ये बता रहे हैं हम पूरी की पूरी कहानी। ठीक, ये इंटर रिलेशनशिप के लिए है यहाँ पर, कि इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि वेरिएबल के बीच संबंध के बारे में हम जानेंगे, लेकिन कॉज एंड इफेक्ट को लगाकर जानेंगे। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें कौन कौन सा चीजें आएंगी, इंटर रिलेशनशिप के अंतर्गत कौन कौन से रिसर्च आएंगे। तो इसमें आता है आपका एक्स पोस्ट फैक्टो आता है। क्या क्या आता है, लिख लो, यहाँ पे लिखोगे एक्स पोस्ट फैक्टो आता है आपका। क्लियर, इसमें आता है कैजुअल, जिसको बोलते हैं कैजुअल कॉम्परेटिव, ठीक, कैजुअल कंपैरेटिव को ही कैजुअल कंपैरेटिव स्टडीज को ही हम एक्स पोस्ट फैक्टो बोलते हैं। कंपैरेटिव को ही हम लोग और करके लिख लो एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होता है इसमें। ठीक है, इसी के अंतर्गत और भी आते हैं, जिसमें एक और आता है रिसर्च, आपको कौन सा आता है रिसर्च, तो एक रिसर्च आता है कोरिलेशन एंड प्रिडिक्शन स्टडीज आता है। इसके अंदर क्या आता है, को रिलेशन एंड, ठीक है, कोरिलेशन एंड प्रिडिक्शन स्टडीज। क्या आता है, प्रिडिक्शन स्टडीज आता है आपका। ठीक, प्रिडिक्शन स्टडीज आता है इसमें। ठीक है, ये आता है आपका किस में आता है, इंटर रिलेशनशिप में आता है। ठीक है,
आंतरिक संबंध अध्ययन की बात हम जब करते हैं तो उसमें क्या आता है, कॉज, ये कैजुअल कॉम्परेटिव या इसी को एक्सपोर्ट फैक्टर बोलते हैं, ये आता है आपका। इसके अंदर कोरिलेशन या प्रिडिक्शन स्टडी आता है, सहसंबंध आता है, या फिर भविष्यवाणी अध्ययन आता है। फिर इसके इसमें क्रॉस कल्चरल आता है, ठीक है, क्रॉस कल्चरल एंड कंपैरेटिव स्टडीज आती है। इसमें क्या आता है, लिख लो जरा, दिख रहा है सबको? क्रॉस कल्चरल एंड, क्रॉस कल्चरल एंड कंपैरेटिव, क्रॉस कल्चरल एंड कंपैरेटिव, ठीक है, ये आता है। इसमें सोसाइटी का कंपैरिजन करते हैं। इसमें लिख लो, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें सोसाइटी का कंपैरिजन करते हैं, सोसाइटी में कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। सर नीचे वाला क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई देगा, क्यों नहीं दिखाई देगा वो? ठीक है, दिखाई दिया? जी सर। हाँ सर। ये लिखा है और थोड़ा ऊपर हो गया। ठीक है ना? चलो, ये चीजें क्या पूरा का पूरा बन गया आपका ग्राफ? बताओ सही है? ये इतनी चीजें समझ में आई? सर ये जी जो सर। क्रॉस कल्चरल एंड कंपैरेटिव स्टडी इसके अंदर आएगा, मतलब इसके मीन्स कुल मिला के सोसाइटी अभी बताते कंपैरिजन। हैं। जो ये आपके क्लासिफिकेशन दिया है, क्लासिफिकेशन में एक सर्वे है, एक इंटर रिलेशनशिप स्टडीज है, और तीसरा आपका डेवलपमेंटल और जेनेटिक स्टडीज है। तो हमने सर्वे में क्वेश्चनायर आता है, जबकि इंटर रिलेशनशिप स्टडीज के अंतर्गत कौन कौन से रिसर्च आते हैं, तो आपका आता है इसमें कॉज कंपैरेटिव रिसर्च आता है, या इसी को हम लोग एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च भी कहते हैं हम लोग। पहला तो ये होगा। दूसरा आपका कोरिलेशन स्टडीज आता है, कोरिलेशन स्टडीज बोले चाहे प्रिडिक्शन स्टडीज बोले, तो ये आता है दूसरा। तीसरा आपका क्रॉस कल्चर और कंपैरेटिव आता है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं, सोसाइटी में कंपैरिजन करके, तुलना करके एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को कैसे प्रभावित करती है, उसके बारे में यहाँ पर बताने का काम करता है। तो कुल मिला के ये तीन एक साथ इसलिए है क्योंकि इनमें रिलेशनशिप को देखा जांचा जाता है। क्या ये किया था, रिलेशनशिप को किया था? क्लियर ये पॉइंट? अब बात करेंगे डेवलपमेंटल रिसर्च या जेनेटिक स्टडीज में क्या क्या आता है। तो चलो उसके लिए भी ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें ना, उसके लिए भी हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इसका ग्राफ जो है डेवलपमेंटल का, हम इस साइड बनाते हैं ग्राफ, ठीक है, इस साइड बनाते हैं ग्राफ। ठीक, ये जगह है आपकी, तो यहाँ पे आप लिख लोगे, क्या लिखेंगे, डेवलपमेंटल या जेनेटिक, यहाँ डालेंगे डेवलपमेंट और जेनेटिक, ठीक है, डेवलपमेंट और जेनेटिक स्टडीज, ठीक है, ये आपका आएगा। अब इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या चीजें आती है। नंबर 3 डाल के आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, इसको नंबर 3 डाल के आप करते हैं हम लोग। चलिए, तो सबसे पहले इसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो ये 3 डिवाइडेशन करता है हम लोगों में। 3 डिवाइडेशन में सबसे पहले ग्रोथ स्टडीज होता है। सबसे पहले क्या होता है, नंबर 1 पर ग्रोथ स्टडीज आता है। सबसे पहले क्या आता है, ग्रोथ स्टडीज आता है। अब ग्रोथ स्टडीज में देख लो, सबसे पहले ग्रोथ स्टडीज जो होता है मुख्य रूप से ये 2 भागों में डिवाइड होता है। सबसे पहले ग्रोथ स्टडीज होता क्या है, इसमें टाइम के साथ कोई भी चीज वृद्धि को हम देखते हैं ना,
कि जब कोई वृद्धि के बारे में तो टाइम के समय को साथ में लेके चलते हैं। ग्रोथ को आप जानते ही हैं कि ये आपका क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव में हमेशा टाइम या कोई भी नंबर्स को लेके चलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें टाइम के साथ देखते हैं, टाइम के साथ इसमें ये होता है इसका की पॉइंट। दूसरा कहते हैं रेट ऑफ चेंज, क्या देखते हैं दूसरा, सेकंड में कहता है, पहले पॉइंट में ये हो गया, दूसरे पॉइंट में कहता है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज मतलब कि परिवर्तन कितने समय में कैसे कैसे हो रहा है। अब ग्रोथ की बात करोगे तो ग्रोथ के 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं ग्रोथ के? टाइप कह सकते हैं, टाइप, ठीक। टाइप की बात करोगे तो इसके टाइप जो है 2 होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप होते हैं? एक आपका होता है कौन सा, इसको साफ कर देते, इसको अभी साफ कर देते, सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल। हाँ, सबसे पहला आपने बोला क्रॉस सेक्शनल, क्रॉस सेक्शनल है आपका, और नंबर 1 पर ये हो गया। और दूसरा कौन सा आप बता रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनल ना, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, जी सर, ट्यूडेंट, ट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल है आपका, ठीक है। ये आपके 2 होते हैं। तो ये 2 टाइप आपको कभी भी अगर पूछा जाएगा कि ग्रोथ के टाइप के अंतर्गत आएगा। अगर पूछा जाएगा तो ये ग्रोथ क्या का, ग्रोथ आपको नहीं दिया तो आप डेवलपमेंट को लेकर चलेंगे यहाँ पर, कि यहाँ पर कह सकते हैं ग्रोथ के 2 टाइप्स है, एक क्रॉस सेक्शनल होता है, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल होता है। अब इसको हम जानेंगे, कहता है एक ही समय पर ज्यादा लोगों पर जब स्टडी करनी हो तो उसे क्रॉस सेक्शनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल। लिख लीजिए, लिख हाँ लीजिए। सर, इसमें लिखा दीजिए वन टाइम मैनी वेरिएबल, और इसमें आएगा हाँ, वन टाइम वन मेनी वेरिएबल। वेरिएबल, रुकिएगा, इसमें लिखेंगे वन टाइम मैनी वेरिएबल, मैनी वेरिएबल, जी। ठीक। हिंदी में भी लिख लो आप। जब इसका प्रयोग कब करते, इसकी स्टडी कब करते? जब एक समय में ज्यादा लोगों पर अध्ययन करना हो तो हम क्रॉस सेक्शनल का यूज करते हैं, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल का, जैसे एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में सभी की लंबाई कैसी है, सभी की चौड़ाई कैसी है, कौन किस कैसे, तो वहां पे सबका एक साथ करना चाहिए। जब एक ज्यादा लोगों की स्टडी करनी क्रॉस सेक्शनल के रूप में, कि एक क्लास में है तो एक क्लास में और दूसरे जैसे मान लो एक विद्यालय है, एक विद्यालय में हम चेक करना चाहते हैं कि एक दो आसपास के जो 2 विद्यालय दोनों में क्या क्या समानता है, क्या क्या विभिन्नताएं हैं उनके क्लासों में। जब ऐसी चीजों को देखते तो क्रॉस सेक्शनल में कहता है कि एक ही समय में ज्यादा लोगों पर जब स्टडी करते हैं तो वो आपका क्या होता है, आपका क्रॉस सेक्शनल होता है। मतलब वन टाइम मेनी वेरिएबल, मतलब एक ही समय में ज्यादा आपके वेरिएबल होंगे तब ऐसी कंडीशन होगी। जबकि लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल में कहते हैं, अब लॉन्गिट्यूडनल का बताओ आप जरा। सर, इसमें लॉन्गिट्यूडनल में होगा मैनी टाइम, सॉरी, वन वेरिएबल मैनी टाइम, यानी हाँ। वेरिएबल एक ही रहेगा, उसको डिफरेंट टाइम में हम टेस्ट करते रहेंगे। सर, ये जो क्रॉस सेक्शनल में आपने बोला वन टाइम मेनी वेरिएबल्स, मीन्स अब ज्यादा पीपुल का बात में ज्यादा लोग के बारे में बोले ना, तो वेरिएबल्स ज्यादा होगा या लोग ज्यादा होंगे, ये समझ में नहीं आया। जब कभी आप वेरिएबल की बात करेंगे या लोग की बात करेंगे तो लोगों को ही हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर लोगों का इन द सेंस होता है कि जब आपके वेरिएबल्स ज्यादा हो, एक ही समय पर ज्यादा वेरिएबल्स पर आपको डिस्कस करना। क्रॉस सेक्शनल को एक क्लासरूम के बच्चे को लेके हम कह सकते हैं कि क्लास 6 के क्लास 5 के बच्चों को जब हमें स्टडी करनी हो, एक ही समय में एक ही साथ करना हो तो उसे क्रॉस सेक्शनल कहते हैं। या एक ही क्लासरूम में एक बच्चा राम है, दूसरा श्याम है, दोनों में जब हम दोनों को कंपेयर करके स्टडी करते हैं तो उसको हम क्रॉस सेक्शनल कहते हैं,
ठीक। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, अब हम देखना चाहते हैं कि जैसे मान लो रोहन है, रोहन नाम का एक लड़का है, उसकी स्टडी हम देख रहे हैं क्लास 6 में कैसी है, फिर कुछ समय बाद देखते हैं क्लास 8 में उसने कितना ग्रो किया, फिर इसके बाद देखते क्लास 10th में कितना ग्रो किया। जब एक ही पर्टिकुलर है ना वन वेरिएबल मेनी टाइम, मतलब एक ही लड़के को लेकर हम 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद उसी पर हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वही आपका लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होता है। क्लियर है ये पॉइंट? बताओ सर। सर जी सर। बोले बोले सर आप। क्रॉस सेक्शनल में ये भी होता है ना कि जैसे हम कई एज ग्रुप के लोगों का एक ही बार वो स्टडी कर लेते हैं। जैसे कोई चाइल्डहुड है, कोई एडोलसन है, तो कोई मतलब ओल्ड एज है। हाँ वही है। जैसे कि बहुत सारे, मान लो क्रॉस सपोज मुझे सेक्शनल में अलग अलग एज के नहीं, मतलब एक ही एज के दो लोगों को लेंगे, दोनों में क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या भिन्नताएं हैं, उन इसीलिए इसको क्रॉस सेक्शनल कहा गया है, क्योंकि दो लोगों का एक ही समय पर हम लोग स्टडी करते हैं। हो सकता है कि आप जैसे मान लो एक क्लास 6 के बच्चे को ले लिया, क्लास 8 के बच्चे को ले लिया, और दोनों में आप कंपेयर करना चाहते हैं, जैसे नेहा ने बताया, जब आप कंपेयर करोगे तो दोनों में क्रॉस सेक्शनल चीज, मतलब कोई ना कोई चीज तो क्रॉस करेगी। एक क्रॉस करने का मतलब है दोनों एक दूसरे कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तो वही यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा, जो आपको नेहा भी बता रही है, सविता भी बता रही है, कि यहाँ पर जो ट्रिक बताई वो भी याद रखना है। मतलब ये कहा जाए कि एक ही टॉपिक पर अलग अलग समय पर जब हम एनालिसिस करते हैं तो उससे हम लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। क्लियर? और जब हम कई चीजों को एक साथ लेकर एक ही समय पर स्टडी करते हैं, समझते हैं, तो वो आपका क्रॉस सेक्शनल होता है। समझ में आया? बताओ। जी सर। समझ में आया सबको? ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसके बाद और चेक करते हैं, इसके दो पार्ट्स और होते हैं। ठीक है, हाँ सर डेवलपमेंटल मिटा दें। हाँ उसको साफ कर दें। सर जो आप मिटा रहे हैं वो स्टेप था क्या डिस्क्रिप्टिव का? उस टाइम हमको बोर्ड दिख नहीं रहा था। जैसे जो मेजरमेंट लिखे, क्लासिफिकेशन लिखे, एनालिसिस लिखे, कंपैरिजन, हाँ स्टेप है डिस्क्रिप्टिव का। मेजरमेंट है, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस और कंपैरिजन, फिर इंटरप्रिटेशन। हाँ ये स्टेप आएगा ना? ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके बाद कहता है कि पहला पॉइंट तो ये हो गया, ग्रोथ स्टडीज हो गया। दूसरा क्या आता है, दूसरे नंबर पर आता है फॉलो अप। क्या आता है? फॉलो अप स्टडीज। फॉलो अप स्टडीज आता है। ठीक, दूसरे पॉइंट में इसी के, ठीक है, ये दूसरे पॉइंट में आता है पहले नंबर। अब फॉलो अप स्टडीज में क्या होता है, फॉलो अप स्टडीज में मॉनिटरिंग करी जाती है। क्या करना रहता है इसमें? मॉनिटरिंग करना होता है इसमें। ये आपको को मैंने कल बताया था ना, हमारी फ्रेंड है और अनीता वर्मा जी, इनका सिलेक्शन विज्ञापन 50 के असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड विभाग में हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों से खास मुलाकात है और आप लोगों से अपनी बातें थोड़ी बहुत शेयर करेंगी हम लोगों को, जिसमें और भी अच्छा लगेगा। तो चलिए आप अपना परिचय खुद देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हम लोगों को। परिचय मेरा नाम अनीता वर्मा है और अभी मेरा विज्ञापन 50 में बीएड में हुआ है सिलेक्शन। और मनोज मेरे थैंक यू। और आप लोग के जो भी सवाल हो, कांग्रेचुलेशन मैम। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप इनसे पूछ सकते हैं। मैम स्ट्रैटेजी कैसे बनाए, हम क्या कैसे स्टार्ट करें, हर चीजों को थोड़ा सा गाइड करें। देखिए कोई ऐसी कोई
सोशल ऐसी कोई कॉमन स्ट्रैटेजी तो नहीं है। सब इंसान की, जैसे हर कोई जो मतलब एस्पिरेंट होता है उसकी अपनी एक पर्सनल स्ट्रैटेजी होती है। तो जो मेरी पर्सनल थी वो ये थी कि मतलब मैं ये कह लीजिए कंटिन्यूटी में विश्वास रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक दिन 8 घंटे पढ़ लिया फिर एक हफ्ते नहीं पढ़ा, या फिर हफ्ते में 2 दिन का स्केड्यूल बनाया पढ़ाई का। मतलब मैं कोशिश करती थी कि रोज मैं 2 घंटे कम से कम निकालूं सब्जेक्ट के लिए। और उसके साथ साथ जो मेरा प्लस पॉइंट था सिलेक्शन का वो ये था कि मैंने जीएस को अवॉइड नहीं किया। मतलब जीएस को मैंने पूरा टाइम दिया। पहले तो मैंने मतलब पूरा सिलेबस कवर किया जीएस का, जैसे कि मैंने लक्ष्मीकांत एक बार पढ़ लिया, और जीएस के जैसे पीसीएस के प्रीवियस क्वेश्चंस थे वो सॉल्व कर लिए। लेकिन जब मैं मतलब एकदम एग्जाम पास आ गया, 2-3 महीने बचे, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मतलब उतना मैं वापस से रिवीजन नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू किए जीएस की। जैसे फर्स्ट रिवीजन जब मैंने किया तो मैंने उसकी शॉर्ट नोट्स बनाई। ऐसी नोट्स बनाई कि एग्जाम टाइम में जब मैं रिवीजन करूँ तो मुझे बहुत टाइम ना लगे। जैसे मान लो जब मैंने एक पूरी कॉपी ज्योग्राफी की बनाई, तो उस ज्योग्राफी की कॉपी को मैंने एक पेज में समराइज कर लिया, 1 या 2 पेज में, कि मुझे ये पॉइंट्स लास्ट टाइम में रिवीजन करने हैं। तो आप ये समझिए कि पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ साथ रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने कोई चीज बहुत थॉरोली पढ़ ली है, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या होता है, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं बचता है कि हम रिवीजन करें। तो लगता है यार लास्ट मोमेंट पे ये काश टाइम होता तो रिवीजन कर लिया होता। तो ये चीज आप शुरू से दिमाग में बना के चले कि जो भी आप पढ़ाई करें आप उसका एक मतलब ब्रीफ नोट्स भी साथ साथ बनाते चले, कि एग्जाम टाइम आपको ये हैप्पीजर्ड सिचुएशन ना आए कि अरे मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो कैसे रिवाइज करूं, पढ़ तो लिया था, रिवीजन का ही टाइम नहीं है। तो ये तो जीएस की स्ट्रैटेजी थी। और एक बात कि जीएस को एक तो इग्नोर ना करें, आप उसको साथ लेके चले। और करंट तो एक मतलब जीवन का हिस्सा, जैसे राम की माला सुबह सुबह लोग जपते हैं ना, तो आप जीएस की मतलब करंट की माला सुबह सुबह जपा करिए। जैसे मैं सुबह क्या होता था कि नहाने धोने में 2-3 घंटे सभी के चले जाते हैं, नहाना हुआ, खाना बनाना हुआ या कुछ भी, तो वो बेस्ट टाइम होता है यूटिलाइज करने का। मैं क्या करती थी कि स्पीकर में लगा देती हूँ, सुबह उठते ही मान 6 बजे उठी और स्पीकर पे लगा दिया, काम कर रही हूँ, ब्रश कर रही हूँ, फ्रेश हो रही हूँ, नहा रही हूँ, वो चल रहा है और बस मैं सुनती थी। और उससे क्या होता था कि जब मैं 1 हफ्ते का या महीने की जब मैं पत्रिका खरीदती थी, तो मुझे ऐसा नहीं होता था कि कोई चीज नई है या मुझे रटना है पत्रिका में। मैं सुनी होती थी उसको, बस मुझे एक ग्लांस करना होता था और वो रह जाती थी दिमाग में। तो जीएस का ये है कि आप करंट ऐसे रेगुलर में बना के चले, अलग से टाइम नहीं निकालना है करंट के लिए आपको। आप डेली, आप बस में बैठे हैं, ईयरफोन लगा लीजिए, फालतू क्लास में टाइम जा रहा है, कहीं भी फालतू आप बैठे हैं, खाना बना रहे हैं, बर्तन धुल रहे हैं, क्योंकि लड़कियों के साथ ये सब भी चीजें लगी रहती है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो वो टाइम आप यूटिलाइज करिए कि बर्तन धुल रहे हैं तो अपना स्पीकर में लगा दिया, सुन रहे हैं। और करंट इस तरह आप सुनते सुनते जब आप महीने की पत्रिका खरीदेंगे, कोई भी जो भी आपको ठीक लगे, इंग्लिश वालों के लिए अलग होती है, हिंदी के लिए अलग, समसामयिक के ले सकते हैं, तो करंट को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है, वो आप अपने पार्ट ऑफ लाइफ बना लीजिए। और अब आते हैं सब्जेक्ट पे, एजुकेशन सब्जेक्ट पे। तो देखिए एजुकेशन सब्जेक्ट तो बहुत वाइड है, कुछ ऐसा है नहीं पर्टिकुलर, उसमें आपको फिलोसफी भी पढ़नी है, साइकोलॉजी भी पढ़नी है। लेकिन एक जो चीज मैंने देखी कि जेआरएफ का जो तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का, मतलब मेरा 2020 में मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, तो 5 बार मैं नेट क्वालिफाई हुई हूँ, 6वें अटेम्प्ट में मेरा जेआरएफ हुआ है। तो हर बार 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन से रुक जाता था। तो उसको मैंने देखा कि जो जेआरएफ के क्वेश्चन होते हैं और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के, इसमें काफी फर्क होता है। जैसे जेआरएफ में जो है वो फैक्ट बेस कम पूछता है, एनालिटिकल क्वेश्चन पूछता है कि आप समझते हैं कि नहीं, आप किसी थ्योरी को, आप उसके पीछे के बैकग्राउंड को समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है उसमें फैक्ट प्लस एनालिटिकल दोनों चीजें हैं, और फैक्ट एटलीस्ट मैं कहूंगी ज्यादा ही पूछा जाता है। जैसे आयोग का मतलब मेन थीम क्या था, कब नियुक्ति हुई, क्या सन था उसका, और जितनी भी कमेटीज हैं या जो भी थ्योरीज हैं उनके फैक्ट, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में फैक्ट ज्यादा होता है। और जेआरएफ में जो है वो आपका एनालिटिकल या आपका कह लीजिए क्रिटिकल थिंकिंग पे डिपेंड करता है। तो आप ये दोनों चीज को सेपरेट करके चले, और कोई अलग से तैयारी नहीं करनी, आप जो भी पढ़ें। जैसे आपने फिलोसफी उठाया, तो आप ये ना सोचे कि अभी मैं जेआरएफ की तैयारी कर रही हूँ, फिर मैं जब असिस्टेंट की करूंगी तो मैं फिर से करूंगी अलग तरीके से, नहीं। एक बार अच्छे से पढ़िए और ऐसे पढ़िए कि आपको वो, जब आप दोबारा उस चीज को पढ़े तो आपको ये लगे कि अब मैं सिर्फ रिवीजन कर रही हूँ।
और आप बिलीव करें, आप एक किताब को 10 बार पढ़ेंगे ना तो 10 बार कोई ना कोई नई चीज सीखने को मिलेगी। और दूसरी बार एक बड़ा भ्रम होता है, ये भी किताब खरीद ले, वो भी किताब खरीद ले, उसने वो पढ़ा था, अरे उसने उस नोट से तैयारी किया है, सब बेकार की बात है। आप 2 फिलॉसफी की बुक खरीदिए, आप 2 साइकोलॉजी की बुक खरीदिए, लेकिन उसको इतने बार पढ़ लीजिए कि अगर उसका पन्ना आपसे पूछा जाए कि इस पेज पे क्या चीज लिखी है तो आप बताने लायक रहिए। तो रिपीटेशन और रिवीजन बहुत जरूरी है और कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं करिए कि आपने 3 दिन पढ़ाई की और 3 दिन आउटिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप रोज आधे घंटे ही निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, आधे घंटे भी सफिशिएंट है, लेकिन रोज निकालिए। बहुत बोल लिया मनोज मैंने। बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया बोला आपने। और मैं भी सभी नहीं को पता करता है, चला कैसे, और किसी को ओके, डाउट हो तो पूछ थैंक यू, सकते हैं। थैंक यू मैम। मैम मैम करंट के लिए आप कौन से सोर्सेज अपनाती थी, मतलब क्या, कौन से चैनल या कहाँ से? हाँ, देखिए करंट का मैं जब कोविड का टाइम था तो कोविड में मैंने बहुत टाइम दिया था करंट पे, एटलीस्ट मतलब 3 घंटे देती थी मैं करंट पे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, उस समय कुछ करना भी नहीं था तो थोड़ा टाइम भी मिल जाता था। लेकिन आप 3 घंटे ना दें, आप 1 घंटे ही दें, सफिशिएंट है। जैसे देखिए दृष्टि चैनल है, दृष्टि का करंट आता है। एक फूल पत्ती वाली चलती है क्लास, उनकी गौरव सर की, कुमार गौरव सर। लेकिन एक बात और, कुमार गौरव सर की क्लास मैं कहूंगी एसएससी वालों के लिए ज्यादा फ्रूटफुल है, एसएससी और बैंक वालों के लिए। आप अगर मतलब गौरव सर की पत्रिका भी खरीद लेंगे जो आती है, उससे भी आपका काम चल जाएगा। आप वो न्यूज चैनल सुनिए, जैसे दृष्टि सुन लीजिए, और एक वो अड्डा 99 आता है, 99 है। हाँ, तो उनके सुन लीजिए। वो ब्रीफ में भी बताते हैं और काफी मतलब समराइज करके, जैसे बड़ी न्यूज है काफी, जैसे यूक्रेन वाला था मैटर, तो उन्होंने फैक्ट चीजें बताई कि कब वॉर हुई थी, किनके किनके बीच में, नाटो में कौन कौन है, तो वो चीज। और बजट, हाँ एक चीज और ध्यान दें आप, जैसे करंट भी पढ़ने का एक तरीका होता है। आपकी करंट और एसएससी की करंट में काफी फर्क है। आपकी करंट में मतलब कह लीजिए पीसीएस वाले हल्का टच देते हैं। कैसे देते हैं क्वेश्चन, जैसे बजट आया है, आप जिस साल भी पेपर दे रहे हो उस साल का बजट, उस साल का वन सर्वेक्षण, और वो जरूर देख लें, इकोनॉमिक सर्वे देख लें, और जो ये मतलब दस्तावेज हैं जो हर साल बदलते हैं। और शिक्षा में हाँ, रेशियो कितना है, प्राइमरी में कितना है, मतलब ये सारी स्टैटिक चीज उसमें नहीं आती, ये हर साल चेंज होती हैं, तो ये जरूर देख के जाएं। और करंट में मैं बताऊं, जैसे आपने किसी का भी लेक्चर सुना, जैसे मैंने बताया कुमार गौरव सर का हुआ या दृष्टि का हुआ, तो मैं दृष्टि का सुनती थी, दृष्टि का 20 मिनट का रहता था। और अगर टाइम है मेरे पास तो मैं कुमार गौरव को भी सुन लेती थी, अगर नहीं है टाइम तो उनकी पत्रिका खरीद लेती थी। बाकी समसमाई की जो आती है घटना चक्र, वो भी काफी फ्रूटफुल रहती है। लेकिन आपको सब नहीं पढ़ना है, आपको उसमें से अपने लिए निकालना पड़ेगा, सब नहीं पूछता है। आपको अंडरलाइन करके अपने लिए हर महीने की एक शॉर्ट नोट्स 2 पन्ने या 4 पन्ने की बनाइए करंट की, ज्यादा नहीं, मोटी नहीं किताब बनानी है, आपको बस अंडरलाइन करना है और पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, ताकि जब आपका एग्जाम रहे तो आप इस लायक। देखिए मैं बताऊं, पोथी बना लेते हैं सब लोग, 15 नोट्स, 20 नोट्स बना लेते हैं, और होता क्या है लास्ट टाइम में टाइम ही नहीं मिलता कि रिवीजन करें। अरे यार वो भी रिवीजन करना है, ये भी करना, और कुछ नहीं हो पाता, और नर्वस हो जाता है आदमी, यार कुछ नहीं पढ़ पाए जिस हिसाब से प्लान किया था। तो ये आप ध्यान रखें कि ब्रीफ नोट्स का ध्यान रखें कि हर चीज की ब्रीफ, इवन की फिलॉसफी पढ़ रहे हैं तो लेंदी तो बनाएं, अपना पूरा डिस्क्रिप्शन में लिखें, पर साथ ही साथ आप मतलब शॉर्ट नोट्स बनाते चलें, कि जब भी आप 1 महीने में रिवाइज करें, 6 महीने में रिवाइज करें, तो आपको बस एक ग्लांस करना रहे। और ये आप ही बना सकते हैं, कोई टीचर नहीं। जैसे मनोज की आदत है कि बहुत ही ग्राफिकली वो समझाते हैं, एकदम टू द पॉइंट, मतलब सारी चीजें कनेक्ट करके, तो वो तो उनका तरीका है, अच्छा है। लेकिन हर एक स्टूडेंट का भी अपना तरीका समझने का होता है, एकदम टोटली टीचर पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि उन्होंने वो बता दिया बस मैंने रट लिया। आप अपना तरीका अपनाइए, आपको दूसरे तरीके से समझ में आता है, आप अपने से नोट्स बनाइए। टीचर जो समझा रहा है वो तो समझा ही रहा है, लेकिन अब आपको नहीं कठिन लगती है वो चीज, तो आप अपना तरीका मतलब ढूंढ लीजिए कि आपको किस तरह से समझ में आता है। मैं तो क्या करती थी कि जैसे मैंने आज फिलॉसफी पढ़ी, तो मुझे थोड़ा फिलॉसफी समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो जैसे मैंने बौद्ध धर्म पढ़ा, तो हमारे साथ क्या है कि हमको पूरा खाना चाहिए, हमको स्टार्टर से काम नहीं चलता
मतलब अगर आपने हमको कह दिया कि उसमें 4 चीजें हैं, इतने सिद्धांत हैं, तो मेरा पेट नहीं भरता उतने में, जब तक मैं एकदम घुस नहीं जाते। और घुसते कैसे, किताबों में नहीं। अब जैसे उन्होंने 4 सत्य बताए, तो 4 में हम क्यों है, ये क्यों इम्प्लीमेंट होता है, क्यों क्यों ये जीवन के लिए जरूरी है, तो वो टीचर नहीं बताएगा, वो आपको अपने अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करती थी, जैसे मैंने बौद्ध धर्म पढ़ लिया, किताब से पढ़ लिया, अपने काम का ढूंढ लिया, लिख लिया, सब हो गया। अब मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी कि बौद्ध धर्म है क्या। तो अगर आपको उसका बैकग्राउंड पता है, और मैं जैसे वीडियो डाउनलोड कर लिया मैंने बौद्ध धर्म का 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, और फिर मैं रात में फ्लाइट मोड पे फोन लगा के बौद्ध धर्म सुनते सुनते सो जाती थी। तो उससे होता क्या था कि वो एक तो अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता था। दूसरी चीज ये कि मुझे बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ता था कि अरे बौद्ध धर्म कुछ होता है, मतलब वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा हो जाएगा। जब आप किसी चीज को जैसे सुन लेंगे या उसका कंसेप्ट पीछे का समझ लेंगे ना, तो बहुत कठिन नहीं होगा आपके ये फैक्ट याद करना। तो ये नहीं समझिए कि बौद्ध धर्म में अच्छा ये होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं, रटना है, रटना तो है ही, बट उसका पीछे का बैकग्राउंड भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या होता है, स्पेशली जेआरएफ में आप देखेंगे इतने एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आपने उसका कंसेप्ट नहीं समझा तो आप नहीं कर सकते, आप चाहेंगे भी तो भी नहीं कर पाएंगे। आप उसी में गोल 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 घूम के कि अरे ये भी तो था, अरे ये भी तो था, अरे ये भी तो था, तो वो तभी काम आएगा जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा उस चीज का। बहुत बड़बड़ा लेते हैं मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। चलो बहुत बढ़िया लगा। और डिनर हो गया आपका? नहीं डिनर नहीं हुआ, अभी मैं बाहर थी मनोज, मैंने कहा आज बात कर लूं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा शेड्यूल। चलिए अभी और ऊंचाइयों ऊपर अभी आपको जाना है। चलिए बेस्ट विशेष है हम लोगों की आपको। जी मैम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा ही सुने हैं, आप ऐसा बोल रहे हो कि बहुत बोलिए, बट हम लोग को ऐसा लग रहा है कि बस अभी तो शुरुआत हुई है। ठीक है, फिर कभी जुड़ जाएंगे। आपको जो भी पूछना है आप क्वेरी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस कंसिस्टेंट देखिए, मुझे ऐसा लगता है मनोज के साथ फीमेल, अभी मैंने देखा पार्टिसिपेंट्स में तो फीमेल ज्यादा है। मैं आपको बताऊं, जो पारिवारिक चीजें हैं या जो भी चीजें हम उनको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन आप ये समझिए कि कोई आपको नहीं समझेगा। आप चाहेंगे कि घर में कोई समझ ले, आपको टाइम दे दे, परिवार वाले समझ ले, कोई नहीं समझेगा। आप उसी भीड़ भाड़ में देखिए, बर्तन, खाना, बच्चे और झाड़ू पोछा, इससे तो निजात मिलना नहीं है, लेकिन आप उसी में टाइम निकालिए। किसी को इरिटेशन हो रही है आपके स्पीकर पे सुनने से, तो कह दो भैया तुम कान बंद कर लो अपना, लेकिन आप अपने पास से डिस्ट्रैक्ट मत होइए। आप ये जान लीजिए कि सब पीछे किसी का बच्चा बोल रहा है। जी मैम। वही मैं कह रही हूँ ना कि ये सब चीजों से छुटकारा नहीं मिलेगा, लेकिन आप उसी में अपना टाइम निकालिए। और जो फालतू की चीजों में टाइम जाता है, कपड़े, बर्तन, तो इसमें स्पीकर लगा लीजिए, सुनती रहिए बस। और बताओ, इससे एक चीज और होती है जो मैंने रियलाइज किया कि एक सेंस डेवलप होता है हमारा। देखिए हमारे सेंसेस तो है ही, बट हम ज्यादातर जो चीजों को आंखों से देखते हैं हम उसी पे बिलीव करते हैं। लेकिन जब आप सुनने की अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे ना, तो आप समझेंगे कि किसी चीज को आपने सुना, वो आपको सालों तक याद रहेगी। जब ये आदत आप डाल लेंगे सुनने वाली अपने अंदर। देखना तो ठीक है, देखना टाइम नहीं मिल पाता है कि आप 8 घंटे लगातार किताबें उठा सके, लेकिन सुनने की हमारे अंदर क्षमता भी होती है। और कह लीजिए आप कुछ करना भी नहीं, उसमें चला दिया स्पीकर, चल रहा है, ध्यान लगा हुआ है उसमें, और सुनते भी चले गए, सारी चीजों को समझते भी चले गए। ठीक है। यस मैम, नाइस नाइस टू मीट यू मैम। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, सबको लगा। और किसी को कोई भी क्वेरी है तो बताइए। जी मनोज, कह रहे सबको अच्छा लगा और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत कम ही हम लोग ऐसे बात करते थे ना, समय भी नहीं रहता था हम लोगों के पास। चलिए, मनोज बहुत अच्छे इंसान है और बहुत मेहनती है। मैं बिलीव करिए इस वाले रिजल्ट में मैं पूरा, मतलब जब हम लोग पेपर की तैयारी कर रहे थे तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि मनोज का होगा, लेकिन ठीक है, संघर्ष लंबा है लेकिन मिलेगा एक दिन। बिल्कुल। अब हम लोग अपनी कमियां हम जानते कि जीएस में हम जितना समय देना चाहिए था उतना हम नहीं दे पाए, लेकिन अभी है, समय है, तो अभी होगा, जरूर होगा। जी सर, होगा, बिल्कुल होगा। ऐसे ही मैम आप गाइड करती रहिए कभी कभी आके। जरूर जरूर जरूर। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। गुड नाइट मैम।
गुड नाइट। हाँ, तो आप लोगों ने सुना ना, बेटर लगा। अब आपको रियलाइज मतलब चीजें हैं कि सभी चीजें जैसा उन्होंने बताया कि डेप्थ में पढ़ना है, तो मेरा ऐसा मानना है कि फिलॉसफी ऐसी पढ़ाई है कि आप किताबों को भी उठाकर देखोगे, सब चीजों को उठाकर देखोगे, बहुत डीप में उसको लेकर गए, क्योंकि सबसे कठिन जो है फिलॉसफी होती है। रिसर्च तो आप लोगों को पढ़ते भी है, समझ में भी आएगी, लेकिन फिलॉसफी ऐसी चीज है कि इसको बैकग्राउंड, और मैंने उसको समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए आपको बहुत कोशिश करी कि आपको स्टोरीज को सुनाई जाए, क्योंकि स्टोरीज हमारे माइंड में कहीं ना कहीं रहती ही रहती हैं। ठीक है, तो मैं भी बहुत अच्छा लगा होगा आपको भी, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि वो साथ में जुड़ी। बताओ, यस मैम। क्लियर है ना पूरी यस चीजें? सर। हमने जी यही सर। कहा था कि आप लोग सर हाँ सर बोलो। क्यों सर? सर सर इनका करंट बीएड के सब्जेक्ट था। हाँ, इनका बीएड में था। इन्होंने जेआरएफ भी इनका भी 20 में हुआ, फिर इसके बाद अभी तैयारी कर रही थी, तो इनका जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में समय, देखिए कभी बड़ी सफलताओं के लिए समय लगता है ना, तो समय जरूर लगता है, समय उनको भी लगा, समय हमको भी लगेगा, समय आपको भी लगता है और लगेगा। बस ये कंटिन्यूटी बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखें, और अपने ऊपर विश्वास जरूर रखें। कोई विश्वास रखे ना रखे, लेकिन हमें अपने ऊपर स्वयं विश्वास रखना होगा ना। तो हम भी तो, रिजल्ट आया उतना निगेटिविटी हमारे अंदर नहीं, क्यों? क्योंकि हम अपनी कमियों को जान रहे हैं, और उसको आगे फ्यूचर में जी उसको कमियों को दूर करने की अभी से वो टेक्निक अपना ली गई है। ठीक है, तो ये सब चीजें धीरे धीरे चलती जाएंगी और जीके डेवलप हो जाएगी ना। परेशान नहीं होना है, कोई मेरा एक रिजल्ट नहीं आया तो हम ये बैठ जाए कि अरे अब नहीं हुआ, अब क्या करें, क्या, कुछ नहीं, आगे की तैयारी करो। जितने दिन हम यहाँ पर बैठ के सोचेंगे विचारेंगे, उतने दिन में हम रिवीजन करके आगे बढ़ते चले जाएंगे ना। तो यही चीज है आप लोगों के साथ भी, कि आप लोग अपनी चीजों को हम जैसा बताते हैं बिल्कुल वैसा बनाओ, लेकिन अपने तरीके से याद करने का तरीका एक अलग होता है, सबका माइंड होता है, सब लोग अपने तरीके से याद करते हैं। तो आप लोग के पास भी कोई ना कोई ट्रिक होगी, टेक्निक्स होगी, सब लोग याद करते हैं। जहां पे कोई भी दिक्कत हो आप हमसे बताया करो, हम आपको सॉल्व करके बताएंगे वो चीजें क्लियर करके। ठीक है, चलो जी ठीक। तो आज ये हम जी लोग ने सर। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में पूरा का पूरा पढ़ लिया, डिस्क्राइब कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के बारे में समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, बाकी और किसी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। सर ये बोल रहे थे कि जो जीएस पोर्शन होता है हाँ, उसमें ये जो पहले आरएस टीवी करके आता था, प्रेजेंट टाइम में संसद करके आता है, तो उसमें विशेष करके देता था एक, तो देखो उसमें सबसे काफी ज्यादा बेटर, देखो पोर्शन जीएस पढ़ने का विशेष। सबसे बेटर तरीका क्या है, कि आप वार्षिकांक एक होता है, वार्षिक जो आती है उसको आप ले लो। ठीक, वार्षिकांक को पूरा पढ़ लो। दूसरी चीज लूसेंट है, लूसेंट को आप बहुत कायदे से पढ़ लो, काफी एरियाज ये आपको कवर कर जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद मतलब पहले तो हम बेसिक चीजें तो ले लें, बेसिक चीजें लेने के बाद तब जी हम आगे बढ़े। ठीक, तो बेसिक कंसेप्ट तो हम लोग को क्लियर हो पहले, कि बेसिक चीजों में क्या क्या होते हैं, जी ज्योग्राफी सर। में क्या है, हिस्ट्री में क्या है, पॉलिटी में क्या है, पहले बेसिक कंसेप्ट ले लो, फिर इसके बाद बुक से उठाओ, लक्ष्मीकांत सर की बुक उठाओ, सबसे बेस्ट बुक है। ठीक है, राजनीति शास्त्र में या राजनीतिक उसमें ना, तो उसके लिए बेस्ट बुक है। फिर आपको जैसे चैनल्स बताएं, जो वो तो आप अपने जब करने पर आप आएंगे तो आपको खुद ब खुद रास्ता मिलता जाएगा ना, खुद ब खुद रास्ता मिलता सर जाएगा हम सर लोगों इस तरीके का मैम जो बताई हैं, एक चैनल है स्टडी आईक्यू, तो उस पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे डाले रहते हैं उस पे, और पीसीएस के लिए ही वो रहता है, यूपीपीएससी वगैरह के लिए, तो उसमें काफी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं समराइज करके, तो वो हम देखते हैं, तो उससे समझ में आया कि हाँ वो चैनल मेरे लिए यूजफुल है। एक चीज और, जब कभी हम लोग पढ़ते ना, तो याद रखिएगा कि हम अपने सिलेबस पर पूरा ध्यान रखें, आउट ऑफ सिलेबस ना पढ़ें, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने से आपके पास ज्यादा चीजें हो जाएंगी, तो उसको समराइज सर करने में यही समय पूछना लगे। चाह इसलिए रहे थे हम। सिलेबस अपने पास रखिए, हाँ। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही स्टेप बाय स्टेप चलिए। ठीक है, स्पोर्ट्स के हैं, सर स्पोर्ट्स के आएंगे, डेज हैं, दिन है, दिनों में कौन सा किस दिन क्या पड़ता है, उसको आपको देखना ही देखना है हर महीने का। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये सब स्ट्रॉन्ग कर ले जाएंगे तो हो जाएगा ना। तो
स्टडी सर यही पूछना चाह रहे थे कि हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग के मतलब जीएस पोर्शन कितना होना चाहिए, यही मुझे नहीं समझ कितना में नहीं, आता है। इसमें जितना दिया है उसमें आप सिलेबस उठा के पढ़ोगे तो उसमें पूरा का पूरा हमारा एजुकेशन सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी चीजें सबको समराइज करके लेके चलना है, जो शिक्षा से संबंधित लेके चलेगा आपका ना, वो सब चीजें लेके चलना है यहाँ पर। ठीक, चलिए जी सर। फिर सुबह मिलते हैं हम लोग साइकोलॉजी की क्लास में, जिसमें हम लोग सुबह जीन सर पियाजे को पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेने दीजिए, वो कट गया था लास्ट में। देख लो। जी सर। सर फॉलो अप स्टडी पे कट गया था, एक बार बता दें उससे थोड़ा सा। कहाँ पर? फॉलो अप स्टडीज पे। फॉलो अप स्टडीज पे यहाँ था मॉनिटरिंग करना और चेक करने की बात बताई थी। फिर इसका डेवलपमेंट का तीसरा पॉइंट था ट्रेंड स्टडीज, जिसमें लेटेस्ट चीजों पर हम लोग स्टडी करते हैं, लेटेस्ट चीजों पर। क्लियर? ये ना जितने भी आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं बहुत सिंपल वे में आपको बन रहा होगा ना, तो ये चीजें आपको काफी हेल्पफुल करेगी एग्जाम में जब आप रिवीजन करोगे तब आप। ठीक है जी सर। चलिए, तो फिर हम लोग सुबह मिलते हैं मॉर्निंग वाली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, गुड नाइट।